हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब सबसे पहले नए लेक्चर में एक एक्स्ट्रा बात, और वो एक एक्स्ट्रा बात इतनी होगी कि डाइजेस्ट करने में भी बहुत टाइम लगेगी। और बाबू इतनी तगड़ी बात लगेगी कि आज से ऐसा हो सकता है कि बेटा थोड़ा थोड़ा मोह शेयर मार्केट में भी पड़ जाए। लो जी, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं याद है, वैसे मैं कभी कभी बोलता था, भी मैंने बोला भी था 2-4 दिन पहले कि आपकी मम्मियों की फेवरेट होगी एफडी, पर मुझे बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट लगती है एफडी। मैं विश्वास नहीं रखता एफडी कराने में। अभी मैंने बोला था कुछ दिन पहले, प्रूव मेरा दिल नहीं कह रहा था कहने को, थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं। एक मिनट फिर सब मेरी तरफ देखना बेटा। नाम सुना होगा वैसे आपने, मैं एक नाम लिखने जा रहा हूँ सामने। एक्स्ट्रा बात है, थोड़ी जल्दी जल्दी निपटाएंगे, थोड़ा स्पीड पर निपटाएंगे। बेटा नाम है म्यूचुअल फंड। नाम सुना है कभी सबने? सबने एक ही बात सुनी है, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट। क्या कोई सुना है आपने? क्या होता है म्यूचुअल फंड? किसी को पता है? तो मैं बताता हूँ क्या होता है। मेरी तरफ देखना, आराम से समझना बेटा। म्यूचुअल फंड आर द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। म्यूचुअल फंड बेटा एक्सपर्ट्स का पैनल है। देखो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो, पर बेटा वो शेयर मार्केट की समझ ना रखता हो कि कहाँ इन्वेस्ट करो। तो क्या कर सकता है बेटा, म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दे सकता है और म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ कमाते हैं म्यूचुअल फंड, अपना खर्चा काटते हैं और आप में वापसी कर देते हैं। बेटा अलग एक पॉइंट पोस्ट करना बेटा। अब म्यूचुअल फंड पैनल ऑफ एक्सपर्ट है, हम जो पैसे देते हैं वो वहां इन्वेस्ट करते हैं, जो रिटर्न जनरेट करते हैं अपना खर्चा काटते हैं, हमारे वापस बांट देते हैं। ठीक है। तो जब किसी को शेयर मार्केट में स्टार्ट करने का कभी भी मोड़ स्टार्ट म्यूचुअल फंड से करना, क्योंकि शेयर मार्केट सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो बाबू मैं कहता हूं लर्न बिफोर यू अर्न। और अगर कमाना है तो बेटा पहले सीखना तो पड़ेगा। और बाबू मम्मी को मत बता देना, दो थप्पड़ और लगाएंगी और बोलेंगी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा सकते हैं, और दो चार लग जाएंगे। क्योंकि बाबू इंडिया में हालात नहीं है बेटा, शेयर मार्केट को सट्टा समझा जाता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। जानते कोई नहीं, कमाना सब चाहते हैं। अरे बिल्कुल परफेक्ट बात बोल रहा हूँ, एक मिनट के लिए नहीं कर देते रहना। तो ये एक्सपर्ट हैं। और बाबू वैसे मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि सीएसपी बेटा फाइनेंशियल एडवाइजर कहीं ना कहीं होते हैं, सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को भी हम कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, हम भी देते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। तो बाबू कहीं ना कहीं मुझसे भी पूछा जाता है इन्वेस्टमेंट कैसे और कब और कहाँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ज्यादा नहीं। इन्वेस्टमेंट का एक नियम है बेटा, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे पैसे कभी भी एक जगह पे इन्वेस्ट मत करो। और हमें पता क्या लगता है, सबकी ही एफडी करा दो जितने हैं, सब एक प्लॉट खरीद लो, जितने भी पैसे पड़े हुए हैं घर में सबका ही सेविंग अकाउंट में डाल दो। भाई डू नॉट पुट ऑल योर थोड़ा गोल्ड, थोड़ी एफडी, थोड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, थोड़ी आरडी, मार्केट यार थोड़ी चलाएं क्या। बाबू कहीं ना कहीं अगर आपको 50 म्यूचुअल फंड की आज दिखा दूं उनकी परफॉर्मेंस, तो सालाना लगभग सभी 12% से ऊपर कमा लेते हैं। और आपकी मम्मी को फिर भी अपनी 6%। कितना कमा लेते हैं सालाना? कम से कम 12% कमा लेते हैं, हर म्यूचुअल फंड कमा लेता है। मैं कितनों की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ दोस्तों, समझिए। तो कि आपने तय किया कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे डालोगे, ठीक है, और 5,000 रुपये महीना डालोगे, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। आपने और मैंने तय किया मिलाकर कि हम म्यूचुअल फंड को पैसे देंगे, 5,000 रुपये महीना देंगे, सब सामने देख रहे हैं। और 15-25 सालों तक लगातार देंगे, हर महीने 5,000 रुपये देंगे, जैसे हम आरडी में देते हैं। ठीक है। मैंने तय किया कि म्यूचुअल फंड को 5,000 रुपये महीना दूंगा टिल 25 ईयर्स, 25 सालों तक कभी नहीं रोकूंगा पैसा, 5,000 रुपये देता ही चला जाऊंगा। और हर साल मुझे 12% कमाई होगी। कोई मुझे बताएगा ये पैसे कितने होंगे?
अच्छा ये पता है मैंने कितने दिए होंगे? 5,000 रुपये महीना मतलब साल के 60,000। साल के 60,000, 25 साल के 15 लाख। मैंने 15 लाख दिए हैं। कोई मुझे बताएगा समझदार व्यक्ति वैसे कितने हो चुके होंगे फटाफट 25 साल में? अरे एक गैस कर दो अमाउंट। अवनी ने पेन निकाल लिया, मेरी अभी बता के 2 मिनट दे दो। अड़ा ना खा लियो तू यार। तो ये यार ये ना आदमी ना मेरे से सारी बातें सुन सुन के बेवकूफी करता है। मुझे पता था आंसर क्या होता, कोई कहता कि 15-20 हो जाएंगे, कोई 25 कहता, कोई 30। फॉर योर सरप्राइज है वैसे 95 lakhs होंगे। 95 lakhs, 95 लाख रुपए होंगे। और बेटा ऐसा मैंने बोल दिया, ऐसा अगर आप जब दोगे ना तब गूगल बाबा से ही पूछ के देता हूँ। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। क्या बेटा आपको ये भी बता देता हूँ, साथ साथ ये भी जान लो बेटा, वॉरेन बफेट, पता नहीं आपने कभी नाम सुना है क्या नहीं? वॉरेन बफेट का नाम सुना है? शेयर मार्केट में किंग माने जाते हैं, ठीक है ना? ही स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 30। 13 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की उन्होंने शुरू, और उन्होंने बोला शिट यार मैं बहुत लेट हो गया था। 13 साल में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 24। मैंने 24 में की थी। मुझसे पूछो ये दम क्या है इतनी लेट इन्वेस्ट करने का? तो सर आपका स्पीक टाइम, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको लगता है ना 100 रुपए महीना में बता रहा हूँ, 100 रुपए महीना म्यूचुअल फंड में डालना, आपकी रिटायरमेंट 1.5 करोड़ की गाड़ी में कराने की गाड़ी। आइंस्टाइन ने बोला था कंपाउंडिंग इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पैसे देते हो, बैंक को देते हैं तो हम उसको बोलते हैं आरडी, जब म्यूचुअल फंड को बोलते हैं तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना जी? 1 मिनट के लिए सब सामने देखना प्लीज, मेरा बहुत सारा समय जरूर जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ बाबू आप इन्वेस्टिंग शुरू करो। बिल्कुल महीना छोड़ो बस। बाबू इधर देखना सब सामने, देखो सिर्फ कैलकुलेटर मैंने डाउनलोड करा गूगल से, मेरा तो नहीं है ना ये, ग्रो ऐप का सिर्फ कैलकुलेटर है। इन्वेस्टमेंट मेरे बच्चे 5,000 करेंगे, 5,000 करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लो साल की 12% ही आती है। टेन्योर, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कह रहा हूँ बेटा 25 साल दे दो, 25 साल दे दो। अमाउंट देखना, 25 साल में आपने पैसे दिए होंगे 15 लाख, लगभग कमाया लगभग रिटर्न 80 lakhs, और टोटल वैल्यू वुड बी 95 लाख। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, प्लीज 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। लास्ट ईयर मैंने एक फंड में इन्वेस्टमेंट करी थी, छोटी सी अमाउंट थी, ठीक है ना? पता है पिछले साल मुझे कितना रिटर्न दिया? कुछ 72%। एक साल में 72%, और मैं सिर्फ 12 सिर्फ 12। और 1 मिनट के लिए ये सोच लो, ये 12 नहीं, ये एवरेजली 15% रिटर्न दे दे, बस 15, 25 सालों तक लगातार 15% दे दे। और बाबू एक बात बताऊं, शायद 5,000 रुपए महीना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ 5,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं मैं। और अगर मैं ज्यादा, अगर आपकी जॉब कल को, क्योंकि आप शायद मुझे लगता है ज्यादातर नौकरी में इंटरेस्टेड होते हो, अगर आपकी जॉब लगे 50,000 रुपए महीना या 60,000 रुपए महीना, और आप 10,000, अरे यार क्या कर रहे हो बाबू, एक सेकंड दो। 10,000 रुपए महीना ये रिटर्न आ जाए, और बाबू इन्वेस्ट किया हो आपने 25 साल। सर एक क्वेश्चन होता है, देखो अगर आपने ऐसे ही करना होता है, मेरे कोई बात बताने में कुछ बोलना होता है या मस्ती में हम जा रहे हैं,
कर रखा है, ठीक है ना, मेरा काम हो गया, अब अपना देख लो। सर अगर किसी को लगता है कि एक्स्ट्रा बात की हमें कोई जरूरत नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं, आज लास्ट डे है, ये लास्ट बात हो रही है, इसके बाद कभी कोई नहीं करेगा, छुट्टी करो। आपके पास बहुत पढ़ने को है, मेरे पास बहुत पढ़ाने को है, टेंशन लेते ही नहीं हम, सीधा सीधा पढ़ते रहते हैं बस। बहु म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है बेटा? म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स का पैनल है, भगवान नहीं, तभी उनको कहा जाता है कि आप स्टैट्यूटरी वार्निंग दोगे जो आप न्यूज चैनल पे सुनते हो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, म्यूचुअल फंड वो एक्सपर्ट्स जरूर है, पर बेटा भगवान नहीं है, म्यूचुअल फंड भी मार्केट रिस्क से के ही हिसाब से चलता है। अब कल रात को, मतलब कल सुबह इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने, आज से मार्केट 250 पॉइंट उड़ गई, क्या म्यूचुअल फंड की वैल्यू नहीं गिरी होगी? ऑब्वियसली गिरी होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने भी तो अल्टीमेटली इन्वेस्ट मार्केट में ही किया हुआ है, गिरेगी। हाँ, ईरान ने इजराइल पे किया, अभी इजराइल ने नहीं किया, आज उन्होंने, अगर इतनी अपडेट की बात है तो आगे की भी बता दे, तो मेरे से सुन ले, उसने ये बोल दिया है कि मैं अटैक का जवाब दूंगा, ठीक है ना। अब लेकिन हमारी कैबिनेट डिसाइड कर रही है कि कितना जवाब देना और किस टाइम पर देना है, अभी जवाब देख लेना क्या होगा। हाँ जी, नहीं वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होती, घबराना तो अभी नहीं होती। सर समझ में आ गई बात? बाकी तो देखो जितनी अच्छे से समझ में आ जाए, जब तक जॉब नहीं लगती, मान लो टिल 25 और 24 और 23, या जब तक अपना कमाना शुरू करते हैं, सर सिर्फ 100 रुपये महीना डालो, जब तुम्हें लगे जेब खर्ची बढ़ गई 250 कर दो, 500 कर दो, और जब ठीक ठाक लेवल पे पहुंचो 5000 10,000, सर किसी के लिए बड़ी रकम नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं आप इतना निकाल के उठोगे ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा होगा। और जिसको मार्केट की समझ है, मैं अगर आपको कुछ बातें बता दूंगा आपको हंसी आ जाएगी भाई साहब, आपकी जान निकल जाएगी। बेटा टाटा मोटर्स 2020 कोविड पीक टाइम था लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का, पर लोग समझते हैं शेयर मार्केट अभी खत्म हुई, अभी खत्म हुई, भाई दुनिया खत्म होती ना मार्केट। टाटा मोटर का शेयर 72 रुपीज पे आ गया था, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, मुझे नहीं पता आप क्या जानते हो शेयर मार्केट के बारे में, पर टाटा मोटर एक बहुत ठीक ठाक कंपनी, 72 का आ गया था। पता है अभी कल परसों कितने रुपए का था? 1022 रुपए का। मुझे सिर्फ दुनिया का एक ईमानदारी का धंधा बता दो जो आपके पैसे 15 गुना कर दे 4 साल में, एक ईमानदारी का धंधा, बेईमानी के तो बहुत है। 4 साल 15 गुना, लेकिन वो 6% मम्मी को एफडी पे बहुत पसंद है, मैं पूछता भी नहीं, सर बहुत रिस्क है। किसमें? उसमें रिस्क नहीं है ना, तो बाबू देखो जिंदगी का प्रिंसिपल ये है, मोर द रिस्क मोर द गेन, जो रिस्क लोगे तभी कमा सकते हो, ठीक है ना यार। हमारी तो वैसे भी जनरेशन ने माउंटेन ड्यू पी हुई है, हमें तो रिस्क की आदत है ना बाबू, वरना रात को 2 बजे हम ये थोड़ी कह देते उसे वीडियो कॉल कर दे, रिस्क की तो आदत है हमें। वो है ना बात अभी केशव ने भी बोली, स्कैम 1992 में, रिस्क है तो इसका, चलो ठीक है बाबू, सच बता रहा हूं आपको, कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में हम कोई शेयर उठाते हैं ना, एक दिन में 6% रिटर्न देता है, तो मैं दिन बैठ के सोचता यही हूं हमेशा कि यार लोगों को क्यों एफडी पसंद है, साल का 6%, ये तो मैंने 1 घंटे में निकाल लिया। बाकी तो खैर मैं जितना मोटिवेट कर सकता था मैंने करा। सब बैठ जाओ, आगे का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, सब सामने देखना। होपफुली शायद कभी मेरी बात सीखोगे, नहीं सीखोगे तो बहुत जल्दी पछताना शुरू कर दोगे, मैं पक्का बोल रहा हूँ, कन्फर्म्ड है बात, ठीक है ना जी। जो बाबू जल्दी सीख लेते हैं वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, जो जल्दी नहीं सीखते 5 साल बाद पछताते रहते हैं, फिर पूछते हैं भैया कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू करूं। दो ही रास्ते, या तो आज या 5 साल बाद। लो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा, टॉपिक चल रहा था फंड ट्रांसफर, और बेटा मैं आरटीजीएस और नेफ्ट पे चर्चा कर रहा था। आज ये चर्चा पूरी होकर मैं बेटा बैंक के 5th फंक्शन की तरफ बढ़ूंगा। जो बच्चे आज नहीं हैं उनको भी बात समझ में आएगी बेटा, आराम से बात को सुनते जाना। बेटा मुझे सूरत में एक सप्लायर से सामान खरीदना है 1.5 करोड़ रुपए का, याद आ रहा है सबको मेरा एग्जाम्पल, ठीक है जी। मेरी दुकान है यहाँ पर शहीदगंज में, हम दुकान पर बेटा साड़ियाँ बेचते हैं,
ठीक है जी, और 1.5 करोड़ का माल खरीदने में इंटरेस्टेड है अपने किसी सप्लायर से सूरत से, ठीक है जी। हमें चाहिए कि हम आज उसके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए पहुंचा सके, ठीक है ना जी, और हम खुद जाना नहीं चाह रहे सूरत, पर हम चाह रहे 1.5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में अभी पहुंचे। तो बेटा बैंक ऐसी हमें फैसिलिटी देता है कि हम अभी ये पैसा पहुंचा दें, ठीक है जी। उन फैसिलिटी का नाम क्या है बेटा? फैसिलिटी दो हैं, एक का नाम है आरटीजीएस, दूसरे का नाम है नेफ्ट। बाबू आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और बेटा नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बेटा जिससे फुल फॉर्म पूछूंगा बता भी देना। आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस 2 लाख रुपए से ज्यादा के लिए यूज की जाती है, और बेटा नेफ्ट 2 लाख रुपए तक के लिए यूज की जाती है। अब बाबू इनमें बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा इसके नाम से निकाला मैंने आरटी, मतलब रियल टाइम। बाबू आप बैंक में पहुंचे 10 बजे अपना चेक लेकर अपने बैंक अकाउंट का, और बेटा आपने क्या किया? आरटीजीएस का फॉर्म फिल कर दिया बैंक का। बेटा आपने उस आरटीजीएस के फॉर्म में बेनिफिशियरी की भी डिटेल डाली। बेनिफिशियरी कौन होता है जी किसको हम फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। सूरत में बैठे हुए सप्लायर के बैंक अकाउंट की डिटेल डाली, उसका अकाउंट कहां पर है सारी डिटेल डाल दी, ठीक है जी। मैं सप्लायर का जगह चेंज कर देता हूं, सूरत में दिल्ली कर देता हूं। मान लो मेरा सप्लायर दिल्ली सदर बाजार में है और उसका बैंक अकाउंट है सदर बाजार नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा है कोई। तो बाबू मैंने डिटेल डाली होगी अपने सप्लायर का नाम, मैसर्स जो भी फर्म का नेम है वो डाला, ठीक है जी। कहां पर अकाउंट है? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ब्रांच कौन सी है? सदर बाजार ब्रांच, उसका बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है जी। और बेटा 10:01 पे टेलर को बैंक में दे दिया कि ये फंड ट्रांसफर कर दो। बेटा ये इतना रियल टाइम है, इतना रियल टाइम है कि बेटा आपने 10:01 पे दिया और 10:02 पे फंड ट्रांसफर हो चुका होगा। आपके पास मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 1.5 CR, और उसके बाद मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1.5 CR। 1.5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में था, उसके अकाउंट में प्लस। सिर्फ सेकंड्स का गेम है ये। क्या बैंक इसके बदले में कुछ कमीशन या चार्जेस लेता है? बेटा नहीं, पहले लेता था बैंक, अब वो भी छोड़ दिया बैंक ने। आरटीजीएस और नेफ्ट फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है बैंक में, क्योंकि ये फैसिलिटी करंट अकाउंट में लोग ज्यादातर एक्सरसाइज करते हैं। करंट अकाउंट के वैसे ही बैंक को चार्जेस मिल जाते हैं, तो इसलिए बैंक ज्यादा टेंशन नहीं लेता। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? अब सुनना बाबू, अगर ये अमाउंट 1.5 करोड़ नहीं 1.5 लाख हो तो क्या? पहले बताओ फैसिलिटी कौन सी यूज होगी? एनईएफटी, फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फैसिलिटी यूज होगी, उसका नाम है नेफ्ट, और बाबू नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फुल फॉर्म है, ठीक है जी। बाबू एनईएफटी रियल टाइम काम नहीं करती। ये जो ट्रांजैक्शन सेटल डाउन करती है ये इन बैचेस करती है। मतलब 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जितनी भी ट्रांजैक्शन आएंगी, जितनी भी नेफ्ट के फॉर्म आएंगे, वो 10:30 बजे होंगे नेफ्ट। 10:31 से लेकर 11:30 तक जितने भी आएंगे वो 11:30, 11:30 से 12:30 जितने भी आएंगे वो 12:30, 12:30 से 1:30 जितने भी आएंगे वो 1:30, फिर 2:30, फिर 3:30। 6 अलग अलग बैचेस चलते हैं बैंक में, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30। यानी कि अगर मैं 10:01 पे बैंक के टेलर को फॉर्म दिया है जी 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना, सदर बाजार में बैठा हुआ मेरा सप्लायर है, तो कहेंगे आप जाओ हम कर देंगे। और कब करेंगे वो ये ट्रांजैक्शन को? 10:30 बजे रन करेंगे। यानी कि ये तो काम करता है बिल्कुल रियल टाइम। 10 बजे गया तो 10:01 पे पैसे कट भी जाएंगे, लेकिन ये रियल टाइम नहीं करता। इसे बोलते हैं ये ट्रांजैक्शन सेटल डाउन करता है इन बैचेस। ये बैच बना के ट्रांजैक्शन को सेटल डाउन करते हैं। 10:01 पे मैं गया, 10:02 पे कोई और गया, इनके बाद 10 फॉर्म नेफ्ट के इकट्ठे हो गए, 10:30 बजे बैठेंगे, सारी की सारी नेफ्ट मार देंगे 10 की 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ रही है? रियल टाइम इन बैचेस। मैंने क्या बोला था? आधे से ज्यादा बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके होते हैं उनको आरटीजीएस और नेफ्ट का डिफरेंस नहीं पता होता। पता क्यों नहीं पता होता? क्योंकि बैंक में जब आरटीजीएस की फॉर्म भरते हैं उसे मैंने देखा था टाइम कॉलम कभी भर के नहीं आते, और बैंक क्या करता है जब टाइम लगेगा तब आरटीजीएस करूंगा।
इसमें भी उतना ही टाइम लगा देते हैं, इसमें भी उतना ही टाइम लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप बुद्धू हो, आपके चक्कर नहीं लगाते हैं। आपको पता ही नहीं मेरे को अपने राइट को एक्सरसाइज कैसे करते हैं, अपने राइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लोगों को करना ही नहीं आता अपने राइट का इस्तेमाल हिंदुस्तान में। क्लियर है बेटा बात? समझ में आई अभी तक जितनी भी मैंने बात बोली? आगे बढ़ाओ जी बात को। और क्या फर्क है? एक आखिरी फर्क जिससे मैं बहुत क्लैरिटी दूंगा, सब बहुत आराम से समझेंगे इस डिफरेंस को। बेटा नेफ्ट जितनी भी ट्रांजैक्शन सेटल डाउन करता है, इसकी सेटलमेंट को बोलते हैं नेट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? नेट सेटलमेंट। और ये जितनी भी ट्रांजैक्शन को सेटल डाउन करता है, इसकी सेटलमेंट को बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। इसके नाम में सब कुछ है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है जी, आज मैं एक सेकंड पॉज करूं बाबू। इसकी सेटलमेंट को हम बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी सेटलमेंट को हम बोलते हैं नेट सेटलमेंट। आराम से सुनना और समझना नेट सेटलमेंट का क्या मतलब है। पहले नेट सेटलमेंट समझाऊंगा, फिर ग्रॉस सेटलमेंट समझाऊंगा। ठीक है जी बाबू। मेरा बैंक है पीएनबी माधवनगर, सब सामने देख रहे हैं बेटा, पीएनबी माधवनगर, पंजाब नेशनल बैंक माधवनगर। और आयुष का बैंक है दिल्ली में, करोल बाग ब्रांच, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है जी। और सेम बैंक में ही सेम ब्रांच में ही अकाउंट है भव्य का भी। ठीक है जी। और मेरे साथ जहां मेरा अकाउंट है पीएनबी माधवनगर में सहारनपुर में, वहीं अकाउंट है पीयूष का भी, पीएनबी माधवनगर सहारनपुर। उन दोनों का बैंक ऑफ बड़ौदा करोल बाग ब्रांच दिल्ली। ठीक है जी। सेम कहानी आराम से सुनो बेटा। मैं आयुष को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करना चाहता हूं। ठीक है जी। आपको पता है मैं कौन सी फैसिलिटी यूज करूंगा। और भव्य पीयूष को 50,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहता है, वो कौन सी फैसिलिटी यूज करेगा ये भी पता है आपको। ठीक है जी। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बड़े क्लैरिटी के साथ समझना बेटा, और मैं पूरी जान लगा दूंगा ये बात समझाने में कि नेफ्ट क्या चीज है। अगर इसके बाद भी नहीं समझ पाए तो समझ लेना हम समझने के लिए बने नहीं और रटने के लिए बने। ठीक है जी। मेरी पहली ट्राई बड़ी शानदार होगी, आराम से सुनना बेटा, एक ही बारी में क्लियर हो जाना चाहिए। बाबू मैंने आयुष को 1.5 लाख रुपए देने हैं और भव्य ने पीयूष को 50,000 रुपए देने हैं। मैं 10/1 पे एंट्री करता हूं अपनी बैंक ब्रांच में पीएनबी माधवनगर में सहारनपुर। ठीक है जी। मैंने बैंक को चेक दिया, मैंने कहा जी बैंक ये रख लो, मुझे ये फंड ट्रांसफर करके यूटीआर नंबर देते ना, ये नेफ्ट करनी है। तो उन्होंने बोला जी बैंक नेफ्ट बैचेस में करता है, 10:30 बजे रन करेंगे, आप छोड़ते चले जाओ। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने 10/1 पे दी, मैं घर आ गया। कितने बजे होगी ये ट्रांजेक्शन? 10:30 बजे। सबको क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बाबू? 10:02 पे भव्य जाता है करोल बाग में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में दिल्ली में कि 50,000 रुपए मुझे पीयूष के खाते में ट्रांसफर करने हैं, ये रही सारी डिटेल, ये आप रन कर दो। उन्होंने कहा जी ये तो बैचेस में रन होती है, 10:30 बजे रन कर देंगे, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल डन। बाबू ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ट्रांजैक्शन 10 से 10:30 के बीच में आती है, सब कितने बजे रन होती है? 10:30 बजे। अभी मैं मान के चल रहा हूं इंडिया में सिर्फ यही दोनों ट्रांजैक्शन हो रही है। अभी मान के चल रहे हैं इंडिया में यही दोनों ट्रांजैक्शन हो रही है। इधर देखना बाबू, ये दोनों ट्रांजैक्शन 10:30 बजे क्लब करी गई और क्लब करके सेटल डाउन की गई। क्लब करना मतलब इकट्ठी की गई, और जो इनका नेट रिजल्ट आया वो ट्रांसफर होगा। इसी को बोलते हैं नेट सेटलमेंट। समझने की कोशिश करना। मैं आयुष के खाते में दिल्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा में करोल बाग ब्रांच में 1.5 लाख पहुंचाना चाहता हूं, और दिल्ली में करोल बाग में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में 50,000 रुपए पड़े हैं जो माधवनगर आना चाहते हैं। सोच पा रहे हो उस बात को? दोनों ट्रांजेक्शन को इकट्ठा करके तो सोचो। 50,000 वहां भव्य ने रखे हुए हैं और 1.5 लाख रुपए मैंने माधवनगर में रखे हैं। वहां 1.5 लाख पहुंचाने ना। उन्होंने भव्य के 50,000 रुपए उठाए, आयुष के खाते में डाल दिए, और मेरे से यहां से सिर्फ 1 लाख रुपए गए आयुष के खाते में, पहुंच वही 1.5 लाख गए। और मेरे जो 50,000 यहां फालतू रह गए, मैं तो 1.5 दिए थे ना, आयुष के खाते में एक ही गया ना, उसको उठाकर पीयूष के खाते में डाल दिया गया। यानी कि जो बैंक ने किया, समझदार हो तो क्या किया, दोनों ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर दिया, क्लब कर दिया, और क्लब करके सेटल डाउन कर दिया गया। ऐसी ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं नेट सेटलमेंट। यानी कि नेफ्ट हमेशा नेट सेटलमेंट है। और आप ये सोच कर देखो, 2 ट्रांजैक्शन होती होंगी इंडिया में एक दिन में फंड ट्रांसफर की, एक आधे घंटे में 30 लाख 40 लाख ऐसी ट्रांजैक्शन होती है। सबका नेट सेटलमेंट होता है। व्हाट अबाउट आरटीजीएस? बाबू इसकी नौबत ही नहीं आती नेट सेटलमेंट की। खुद सोचना,
मैंने अब आयुष को पैसे देने 1.5 लाख नहीं, इस अमाउंट को कर देते हैं 5.5 लाख। ठीक है, मैं 10 पे गया, मैंने कहा जी 5.5 लाख रुपए आयुष के खाते में डालने हैं, फटाफट डाल दो। उन्होंने एक बटन दबाया, डाल भी दिए। और 10:02 में भव्य आया जी 2.5 लाख रुपए मैंने डालने हैं पीयूष के खाते में, डाल दो। उन्होंने एक बटन दबाया, डाल भी दिया। क्या ये ट्रांजैक्शन कभी क्लब हो पाएंगी? कभी भी नहीं हो पाएंगी। ऐसी ट्रांजैक्शन अलग अलग सेटल डाउन होती हैं, इसलिए इनकी सेटलमेंट को बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। ये सिर्फ अपने से ही सेटल डाउन होती हैं, ये कभी क्लब नहीं होंगी किसी ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूंगा ना, वो आपको लगेगा यार मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूं। एक बार टीचर से भी पूछ ले, आरटीजीएस और नेट का फर्क पूछ लेना एक बार, जिस मर्जी स्कूल। हाँ जी सर, बैंक को फायदा क्या हुआ बाबू? ट्रैवल कम करेगा ना पैसा, ट्रैवल कम करेगा पैसा, उसी बात के तो बैंक को चार्जेस देने पड़ते हैं। एक बात बता, बड़ी सोचने और समझने की बात है, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांचेस के ऊपर पैसा खड़ा होता रहता है ना। कहने का मतलब है अगर मेरे को करोल बाग में पैसा पहुंचाना है 1.5 लाख रुपए और 50,000 वहां से भव्य नहीं दे दिया, तो ट्रैवल तो अब 1 ही लाख करेगा ना, वरना कितना करता? 1.5 लाख रुपए ट्रैवल करता। आपको पता है ना, इन्हीं चीजों के तो बैंक में चार्जेस होते हैं। बैंक अगर आपसे चार्जेस ले रहा है तो पैसा ट्रैवल कराने में सिक्योरिटी के साथ बैंक को कितनी मशक्कत करनी पड़ता है पता है आपको? जो एटीएम रीफिल करने वैन आती है भाई साहब, 2-2 3-3 गनमैन आते हैं। ठीक है ना, एक इंजीनियर आता है जो मशीन खोलेगा, पैसे जमा करेगा। आपको पता है एटीएम में बैंक चार्जेस आपसे सिर्फ उसी वजह से लेता है। अगर वो खर्चा ही ना हो बैंक का, फिर बैंक को परेशानी किस बात की है? ये फायदा है नेट सेटलमेंट का कि पैसा कम ट्रेवल करेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात को आगे बढ़ाएं। मेरे को बेटा बैंक की एक्स्ट्रा सर्विसेज शुरू करके जानी है 7-10 तक, मैं कुछ ना कुछ पक्का बताऊंगा। आप सब सामने देख रहे हैं बाबू, मैं बैंक का फिफ्थ फंक्शन शुरू कर रहा हूं, 4 में बता चुका हूं। ठीक है जी, और आपको भी पता है, देखो मैंने कितनी दूर लेके आया हूं आपको बैंक समझाने के लिए। बाबू सबसे पहला फंक्शन था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। बैंक 5 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। फिर था बेटा लेंडिंग ऑफ फंड, बैंक लोन देता है। फिर चेक फैसिलिटी, फिर बेटा फंड ट्रांसफर। अब रह गई बेटा बैंक की जितनी सर्विसेज हैं सब डाल दो बेटा अलाइड सर्विसेज में, मतलब एक्स्ट्रा सर्विसेज में। और मैं आपको बता देता हूं ये मोर देन 20 रहती हैं, मोर देन 20, क्योंकि बैंक इतने कम काम थोड़ी करता है। पर बाबू मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं आपको, मैं यहां पर अपनी बात को समराइज करूंगा, 7-8 बातों में खत्म कर दूंगा। ठीक है जी, पर बाबू एक बात बताओ, आप कोई भी और बैंक की सर्विस जानते हो जो मैंने शुरू के 4 में नहीं पढ़ाई? हैंड रेस कर लो। और मैं आपको बता देता हूं, जितने बैठे हो ना सब एक एक बता सकते हो, इतने सारे काम बैंक करता है। और जितने बैठे हो सब एक एक बता सकते हो। सर हैंड रेस करो ढंग से, देखो मेरे को जानना है आपसे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप कहोगे कि नहीं बस और कुछ नहीं करता, खत्म करो, टॉपिक खत्म हो गया। अगर आप सच में बैंक में डूबना चाहते हो ना जी, मेरे को बैंक में मेरे से ज्यादा किसी को ना पता हो, तो बाबू आपको पूछना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करता बैंक को? लो जी, एटीएम की बात मैं कर दूंगा, ठीक है ना। सिर्फ एटीएम की नहीं, एटीएम कार्ड की भी बात कर दूंगा, डेबिट कार्ड की भी बात कर दूंगा, क्रेडिट कार्ड की भी बात कर दूंगा। और बताओ फटाफट से। लोन हो गया भाई, लैंडिंग ऑफ फंड्स, बस बैंक यही करता है। हाँ हर्षित कुछ कह रहा है यार, ऐसा ना करे बाबू। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी कि ई बैंकिंग यानी कि नेट बैंकिंग, इस पे मैं चर्चा पक्का कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। और बताओ, जो बोलोगे आप उसी पे चर्चा होगी, जो नहीं बोलोगे खत्म करेंगे कहानी, बस ये मैं बिल्कुल फॉर श्योर बोल रहा हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ जितने यहाँ बैठे हो सब बता सकते हो, इतने काम अभी बैंक के रहते हैं। श्रेया जी और क्या करता है बैंक? अनंदिका, गौरी, माही, क्या करता है बैंक? और बैंक कुछ करता है? और क्या करता है? केशव, गोल्ड लोन, शुक्र है कुछ आया। लॉकर फैसिलिटी, बैंक इंश्योरेंस करता है। चलो मैं लिख देता हूं, अगर तू बोल रहा है नहीं बताऊंगा ना फिर तुम कहोगे यार मजा नहीं आ रहा। पूछ लो जितना पूछना है भाई, मौका ना रह जाए कुछ, ये गया मौका गया, मैं पहले बता रहा हूं। पूछना है पूछ लो। चलो बस डन करें।
मैं तो बहुत कुछ बता दूंगा, तुम पूछते ही नहीं हो ना, चक्कर ये है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट भी बनाता है, डीडी का नाम सुना है कभी किसी ने? बैंक आपके भी यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट कर सकता है। आप बैंक को कह दो बिजली का बिल पे कर दे, बिजली का बिल भी बैंक पे कर सकता है, आपको पता है? चलो मैं कर दूंगा अपनी तरफ से 2-4 चीजों की और चर्चा जो आपने नहीं लिख पाई, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपके लिए पेंडिंग रख के जा रहा हूं, ठीक है ना? मैं पहले क्वेश्चन बोल देता हूं ताकि मैं पेंडिंग रख सकूं उसको। वो लॉकर के ऊपर क्वेश्चन है, लॉकर के ऊपर मेरी चर्चा 15 मिनट लेती है, कल पूरी कोशिश है कि ये सब खत्म हो जाएंगे, सब के सब, ठीक है जी? और परसों हम नोट्स पे फिर वापसी कर चुके होंगे। बाबू क्वेश्चन ये है आपसे, हम सब घर में ना सोने को रख के, सोने को लेके सेफ फील नहीं करते। हमें लगता है यार घर में ना चोरी ना हो जाए यार, ऐसे ही लगता है हमारे सबको कि चोरी ना हो जाए यार, या कोई प्रॉपर्टी के पेपर है बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें लगता है यार ये तो लॉकर नहीं होने चाहिए, बैंक बहुत सेफ है, ऐसा सबको लगता है। बाबू हम लॉकर खुलवाते हैं और लॉकर में गोल्ड या प्रॉपर्टी के पेपर या कुछ लोग कैश भी रखते हैं, मैं सारी बातें करूंगा आपसे इन डिटेल कल करूंगा। लोग कैश भी रखते हैं लॉकर में, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, बताऊंगा भी आपको, ठीक है जी? बाबू मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप सबसे, समझदार व्यक्तियों से आंसर चाहिए। बाबू बैंक के लॉकर में आप गोल्ड रखते हो, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि लॉकर कोई तोड़ जाए और सारा गोल्ड या पैसा साफ हो जाए, क्या बैंक गारंटी देता है कि मैं सारे पैसे दूंगा आपके? चलो एक काम कर लेना आज बड़े ईमानदारी से, गूगल पे लिखना लॉकर एग्रीमेंट ऑफ पीएनबी या ऑफ एसबीआई या ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा या इंडियन ओवरसीज बैंक, जितने भी बैंक के नाम जानते हो 12 15 20, मैं सबके बैंकों के नाम भेज दूंगा अगर नहीं जानते। पहला ही टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, बैंक से अगर लॉकर सारे के सारे भी टूट गए, सबके सब साफ हो गए, बैंक एक सिंगल पैनी की भी गारंटी नहीं देता, एक सिंगल पैनी की भी। जिस सेफ्टी के लिए आप वहां रखते हो वो तो सेफ्टी फिर वहां भी नहीं मिलेगी। आज एग्रीमेंट पढ़कर देख लेना किसी भी बैंक का, ताकि कल ये मुद्दा ना बचे, ठीक है जी? कल मैं आऊंगा, आगे की चर्चा शुरू करूंगा लॉकर पे, और कल मुंह से निकल जाएगा वाह वाह, गारंटी बात है लॉकर में, ठीक है जी? आज के लिए रखेंगे इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।